ओके। सो देखो यार, ये जो वीडियोस आने वाली है, ये जितने भी लेक्चर्स आने वाले हैं, इसका मेन एम ये है कि तुम जब उस चैप्टर को पढ़ लो, तो कई बार ना ऐसा रहता है दिमाग में कि यार हमें ना फिज़िक्स में समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ें याद करें, क्या चीज़ें कैसे अप्लाई करें। क्वेश्चन देखते हैं तो घबरा जाते हैं कई बच्चे लोग, कई लोग क्रैमिंग मोड में रहते हैं कि चीज़ें याद ही नहीं हो रही हैं, स्टफ लाइक दैट। तो इन चीज़ों को करना कैसे, तुम्हें तुम्हें जो भी तुम्हारे मेन लेक्चर्स है जहाँ से तुम कोचिंग कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, वहाँ से पहले लेक्चर्स को देखना, अपने नोट्स बनाना, उसके बाद इसको एज अ क्विक रिकैप देखना, ताकि तुम्हें पता चल सके कि किस किस चीज़ से कैसे कैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस है, क्या क्या चीज़ें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी ताकि तुम क्वेश्चंस को ईजिली अप्रोच कर सको। तो ये चैप्टर्स 11th के भी होंगे, 12th के भी होंगे। अकॉर्डिंगली जो चीज़ें हैं वो आती रहेगी। जो ड्रॉपर्स हैं हो सकता है उन्होंने ये चैप्टर्स पहले पढ़ रखे हो तो उनको जल्दी रिवीजन हो जाएगा। जो 12th वाले हैं, अभी घबराना मत, अभी तुम 12th करते रहो और साथ ही साथ इनको देखते रहो, 11th का भी रिवीजन होता रहेगा। और जो 11th वाले हैं उन लोगों के लिए तो ये फ़ायदेमंद है ही। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। बेसिकली कुछ कुछ चैप्टर्स होंगे जो बड़े होंगे तो मैं उसको पार्ट्स में तोड़ के बनाऊंगा। अगर वो छोटे होंगे जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन है तो अपन इसको एक लेक्चर में ही कवर कर लेंगे। ठीक है। तो अगर अपन बात करें यूनिट्स एंड मेजरमेंट की, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, ठीक है ना, एनी फिजिकल क्वांटिटी, तो अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ना भाई, तो उसकी दो चीज़ें होती है। एक होता है उसका वैल्यू, वैल्यू बोले तो मैग्नीट्यूड, है ना। और दूसरी चीज़ होती है उसका यूनिट, जैसे कि आपका सेंटीमीटर, केजी, सेकेंड्स, ये सारी चीज़ें जो है ना ये यूनिट में आती है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसे मैं बोल देता हूँ क्यू, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटू यू, जहाँ पे एन क्या है, एन है आपकी मैग्नीट्यूड और यू है आपका यूनिट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको आप मैग्नीट्यूड इंटू उसका यूनिट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस आएगी ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। जब आप यूनिट्स बदलते हो, यूनिट्स बदलते हो, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ, आपने टाइम को सेकंड से आर कर दिया तो रहा तो वो टाइम ही ना, फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी चेंज हुई, बस उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट चेंज हो जाती है। तो अगर मैं देखूँ, अगर मैं ड्यूरिंग यूनिट कंजर्वेशन, कांस्टेंट क्या रहता है, वो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी यूनिट कन्वर्जन करोगे तो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी मतलब उसका डायमेंशनल फार्मूला कांस्टेंट रहेगा। भाई टाइम को मैं सेकंड से आर में करूँ, मिनट में करूँ, ईयर में करूँ, डे में करूँ, टाइम तो टाइम ही रहेगा ना, समय तो समय ही रहेगा, क्वांटिटी तो वही रही तो डायमेंशंस भी वही रहेंगे। इसलिए यूनिट कन्वर्जन के दौरान अपन डायमेंशनल एनालिसिस में ऐसा बोलते हैं कि भैया आपका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो सेम रहेगा। अब इससे अपन को फ़ायदा क्या हुआ, इससे अपन को पता चला कि एन इंटू यू का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आएगा। कहने का मतलब, अगर मैंने यूनिट बढ़ा दी तो मेरी एन की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम देखो, मैं 1 मीटर लिखूं और इसको इक्वल्स टू लिख लूँ 1/1000 किलोमीटर, तो देखो मैंने यूनिट बढ़ा दी ना, किलोमीटर बड़ी यूनिट है तो मैग्नीट्यूड कम हो गया, मैंने यूनिट छोटी कर दी तो मैग्नीट्यूड बढ़ गया। तो यही चीज़ है इसमें कि अगर आप ये दोनों को ऐसे रिलेट करते हैं कि अगर यूनिट बढ़ गई तो मैग्नीट्यूड कम होगा, मैग्नीट्यूड कम हो गया यूनिट बढ़ गई, तो इन्वर्सली लोग चलते हैं एक दूसरे की। तो एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें याद रखने की है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ से अपन आते हैं, वो है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ का डिविजन कैसे कर रखा है। देखो जो मेन चीज़ें तुम्हें काम आएगी वो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ की स्टडी करोगे तो जो मेन सवाल आपको मिलेंगे ना वो मिलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और इनको छोड़ के जितने भी क्वांटिटीज़ है मोटा मोटा वो सब में किस में आ जाती है, डिराइव्ड में। इसके कुछ कुछ पॉइंट्स है, देखो सवाल में क्या क्या पॉइंट्स पूछता है, थ्योरेटिकल बोलते हैं ना कि यार थ्योरेटिकल कैसे आएंगे, तो वो भी देखो। फंडामेंटल क्या होते हैं,
म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। अब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट से मेरा मतलब क्या है कि आपको एक क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार ऐसे आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे जिसमें आपको बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर फंडामेंटल, ठीक है, और उसमें बहुत सारे डायमेंशंस मिल जाएंगे आपको, कोई वेलोसिटी इंटू एक्सेलरेशन, फलाना इंटू दिस। तो आप देखोगे क्या एक दूसरे को डिराइव कर सकते हैं अगर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स दे दिया जाएगा तो। उसके लिए ये चीज़ काम आती है कि जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होती है, दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ईच अदर, सो दे कांट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ईच अदर। कहने का मतलब मैं अगर टाइम लूँ तो मैं उससे लेंथ को थोड़ी ना एक्सप्रेस कर पाऊँगा। तो यही चीज़ें आपको यूज़ करनी है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। डन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं इसमें जान नहीं रहा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती है। सबको पता है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, ठीक है। वो सब मैं इतना नहीं जा रहा क्योंकि वो तो तुम सब पढ़ते ही हो। तो ये चीज़ें तो हो गई आपका मेन चीज़। अच्छा, डिराइव्ड क्या है? बाकी सारी चीज़ें, रेस्ट ऑल इनको एक्सप्रेस कर सकते हो आप, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। डन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेजर मेजर सवाल है जहाँ से थ्योरेटिकल चीज़ें तुमसे पूछ लेते हैं। अब अपन आते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल फार्मूला, जो काफ़ी ज़्यादा जिस पे सवाल पूछते हैं। देखो क्या होता है ना, कोई भी क्वांटिटी होती है उसकी डायमेंशन होती है। अब क्यों डायमेंशन होगी? क्योंकि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं अपन, टाइम, लेंथ, मास, इन सब चीज़ से एक्सप्रेस कर सकते हैं अपन। तो कोई ना कोई क्वांटिटी कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी अगर वो फिजिकल क्वांटिटी है तो। कुछ कुछ क्वांटिटी नॉन फिजिकल भी होती है जिनकी डायमेंशन ही नहीं होती। जैसे कि जब तुम फ्लूइड्स में पढ़ोगे तो तुम्हें उसमें रेनॉल्ड्स नंबर पता चलता है, उसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती क्योंकि वो नंबर है। नंबर जैसे 2 बोल दूँ, 2 की कोई डायमेंशन थोड़ी है, वो तो नंबर है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें क्वांटिटी होती है जो डायमेंशन लेस भी हो सकती है और डायमेंशनल भी हो सकती है, लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो जनरली आपको डायमेंशन वाली ही मिलेगी। डन है। अब क्वांटिटी की जो डायमेंशंस होती है वो होमोजेनस होती है। होमोजेनस का मतलब वही जो अपन ने ऊपर बात करी कि आप यूनिट्स चेंज कर दो, क्वांटिटी रिमेन सेम, क्वांटिटी वही रहेगी। ये है सिंपल सिंपल मोटा मोटा मतलब, ठीक है। थ्योरेटिकल डेफिनेशन नहीं, मैं तुम्हें सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ जो तुम्हें दिमाग में बैठानी है कि डायमेंशनल क्वांटिटी जितनी भी है उनका यूनिट कन्वर्जन करने पे वो क्वांटिटी वैसी रहेगी, इसलिए उसको होमोजेनस बोल देते हैं। तो यूनिट कन्वर्जन के दौरान क्वांटिटी वही रहती है। इसी से अपन आते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये यहीं से आता है, इधर से ही चीज़ डिराइव्ड है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या बोलता है? ये बस थोड़ी सी बात बोल देता है कि मान लो आपके पास कोई इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई बाय ए प्लस 3x स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू जेड क्यूब बाय कुछ भी बोल दो, वाई प्लस ए, कुछ भी लिख दो, वेरिएबल लिख दो, माइनस पी क्यू अपॉन एम एन, ऐसे कुछ भी मैंने लिख दिया, एक्सप्रेशन लिख दी। तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी टर्म्स होंगे, ये देखो ये टर्म्स है, ये टर्म्स है, ये टर्म्स है, ये टर्म्स है, वो टर्म्स चाहे ऐड हो या फिर सब्ट्रैक्ट हो, क्या होना चाहिए? टर्म्स, वो टर्म्स चाहे ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो, उनका डायमेंशनल फार्मूला सेम रहना चाहिए। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यही तो होता है। थ्योरेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलूँगा? क्वांटिटीज विच आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड मस्ट possess द सेम डायमेंशनल फार्मूला। सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं। कहने का मतलब क्या होगा? जैसे देखो यहाँ पे y बाय ए था, ठीक है, यहाँ पे एम एन है, यहाँ पे पी क्यू है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पी और क्यू का डायमेंशनल फार्मूला भी सेम हो, एम और एन का डायमेंशनल फार्मूला भी सेम हो, बट हाँ जेड क्यूब अपॉन वाई प्लस ए का डायमेंशनल फार्मूला शुड मैच विद पी क्यू अपॉन एम एन, शुड मैच विद 3x स्क्वायर अपॉन 2, शुड मैच विद वाई अपॉन ए, शुड मैच विद एक्स। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो मैं कैसे याद रखता हूँ इसको? सिंपल सा शॉर्ट तरीका ये है कि इन एनी एक्सप्रेशन
all the terms added or subtracted must have same डायमेंशनल फॉर्मूला। ये चीज़ है जो तुम्हें मेन याद रखनी है, कॉन्सेप्ट याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। डन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डायमेंशनल जब भी अपन एनालिसिस करते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें होती है जो अपन को देखना पड़ेगा कि यार इसकी जो क्वांटिटी है तो डायमेंशनल है, इसको अपन डायमेंशन में कंसिडर ही नहीं करते। ठीक है, कुछ कुछ क्वांटिटीज़ है जो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं वो सब के सब क्या होंगे, डायमेंशनलेस। कहने का मतलब क्या होगा, जितने भी नंबर्स हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल्स है, ये सब यूनिटलेस होंगे। इनकी यूनिट क्या लिख दोगे, एम ज़ीरो, एल ज़ीरो, टी ज़ीरो, सारे क्वांटिटी ज़ीरो, मतलब 1। बात क्लियर हुई। एग्जाम्पल देखो, मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिख दिया साइन ए एक्स प्लस माइनस बी वाई, तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और डायमेंशन एनालिसिस में क्या होते हैं, यूनिटलेस होते हैं। तो तुम साइन ए एक्स प्लस माइनस बी वाई का डायमेंशन क्या बोल दोगे, 1। ठीक है, इसके अंदर जो टर्म है, इसके अंदर जो टर्म है वो भी यूनिटलेस होगा। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर आ रहा है। अब तुम सोचो कि अगर मेरे को इसको पूरा यूनिटलेस बनाना है तो इसके हर टर्म्स को यूनिटलेस होना पड़ेगा, तभी जाके ओवरऑल यूनिटलेस चीज़ बाहर निकलेगी। अगर एक भी चीज़ यूनिट वाली है तो फिर आप ओवरऑल क्वांटिटी को यूनिटलेस नहीं डिक्लेयर कर सकते। तो ये एक थंब रूल है कि अगर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन है, वो पूरा तो यूनिटलेस होता ही है, उसके अंदर की क्वांटिटीज़ भी यूनिटलेस होगी। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस माइनस बी वाई भी यूनिटलेस होगा, इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, 1। ये मैं यूनिट लिख रहा हूँ, वैल्यू नहीं लिख रहा, याद रखना। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाओ। यहाँ पे दो टर्म्स है आपके पास, ए एक्स और बी वाई, प्लस माइनस मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इसकी यूनिट और इसकी यूनिट भी बराबर होगी। और क्योंकि इसका जो ओवरऑल यूनिट है वो 1 है, मतलब डायमेंशन लेस है, तो देखो यहाँ पे एक नंबर है और यहाँ पे ये चीज़ें हैं, तो नंबर जो है वो यूनिटलेस है, वो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है इनके साथ, तो इनको भी क्या होना पड़ेगा, यूनिटलेस होना पड़ेगा। तो इसलिए ए एक्स जो है वो भी यूनिटलेस हो जाती है और बी वाई जो है वो भी यूनिटलेस हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में यूज़ करना पड़ा। एक और एग्जांपल देख लो, अगर मैं तुम्हें बोल दूँ ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स प्लस बी वाई, तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये पूरा क्या होगा, यूनिटलेस होगा। अंदर वाली क्वांटिटी क्या होगी, यूनिटलेस होगी। तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू यूनिटलेस, ये यूनिट से याद रखना ना। अब ये क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, यूनिटलेस टर्म है, तो इस टर्म को भी क्या होना पड़ेगा, पूरा यूनिटलेस होना पड़ेगा। तो ए एक्स जो है वो भी यूनिटलेस और बी वाई जो है वो भी यूनिटलेस। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें जो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लो, तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो अपन लेते हैं, इफ़ जे कोई क्वांटिटी मान लो, दैट इज अल्फा टी स्क्वायर इनटू ई रेज़ टू पावर ओमेगा अपॉन के टी। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि इस जे क्वांटिटी जो है इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो जे से रिप्रेजेंट करती है ऐसे, और मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे अल्फा की डायमेंशंस क्या होगी, फाइंड आउट करनी, ठीक है ना। अब देखो आपके पास ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, तो इस मैथमेटिकल फंक्शन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1, डायमेंशन लेस हो जाएगी। तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा जे की डायमेंशन इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू टेम्परेचर स्क्वायर की डायमेंशन। ठीक है, तो अल्फा की जो डायमेंशन हो जाएगी दैट वुड बी व्हाट,
जे की डायमेंशन अपॉन टेम्परेचर स्क्वायर की डायमेंशन। यहाँ से ये चीज़ आ गई, इसकी डायमेंशन तो 1 आ गई। तो अल्फ़ा के जो डायमेंशंस हैं वो आपको ऐसे पता चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को एनालाइज करते रहना, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, इफ x इज इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन b प्लस माइनस c, देन इफ डायमेंशंस, अच्छा यहाँ पे v वेलोसिटी नहीं है, v बस एक वेरिएबल है, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ v इज इक्वल्स टू c, ये ट्रू है या फॉल्स है सोचना। देखो, अगर कोई ऐसे सोच रहा ना कि ये तो डिवीजन में आ गया, मल्टीप्लाई और डिवाइड में आ गया तो मत करो इक्वल, तो गलत हो। यहाँ पे v और c को एनालाइज करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये जो टर्म्स है ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो v और c के डायमेंशंस भी इक्वल होंगे। तो आंसर क्या होगा? यस, दे आर डायमेंशनली इक्वल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ इज, एक स्टेटमेंट पूछते हैं कई बार, वो स्टेटमेंट याद रखो कि एक इक्वेशन जो है अगर फिजिकली करेक्ट है, फिजिकली करेक्ट मतलब वो फिजिकली सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, कोई भी फिजिक्स का लॉ डिसओबे नहीं कर रही है, कंडीशन डिराइव हो रही है सही तरीके से, तो उसको डायमेंशनली करेक्ट होना ही पड़ेगा। ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। अ फिजिकल करेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज डायमेंशनल करेक्ट इक्वेशन, मे बी बोल देगा, नॉट बोल देगा, तो तुम्हें क्या रखना है? अगर फिजिकली करेक्ट है तो ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट, लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो मे बी लिखोगे, मे बी फिजिकली करेक्ट। कैसे? एक सिंपल से एग्जांपल से बता देता हूँ। ये सबने पढ़ा है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन फिजिकली भी करेक्ट है, डायमेंशनली भी करेक्ट है। डायमेंशनल एनालिसिस करके देखना, एस की जो डायमेंशन है वही यू टी की डायमेंशन, वही हाफ ई टी स्क्वायर की डायमेंशन है। अब अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिखता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, तो भी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि हाफ तो नंबर है, नंबर की तो डायमेंशन होगी नहीं, तो ए टी स्क्वायर की डायमेंशन को अपन इंक्लूड कर रहे हैं। और क्योंकि यू टी की डायमेंशन ए टी स्क्वायर की डायमेंशन से मैच कर जाएगी, तो ये इक्वेशन भी डायमेंशनली तो करेक्ट हो रही है, बट ये फिजिकली करेक्ट नहीं हो पाएगी। तो ये इक्वेशन क्या होगी? फिजिकली करेक्ट तो नहीं, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है। तो आई होप इससे तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि जो एम सी क्यूज आएंगे वो इस तरीके से आएंगे। एक कन्फ्यूजन जो तुम्हें कभी सवाल ट्रैप कर दे वो ये है, तुम्हें ना ये इक्वेशन पढ़ाई होगी कई बार 1D मोशन में, कि nth सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। उसका फॉर्मूला होता है u प्लस ए बाई टू, 2n-1, यही होता है। अब तुम में से कई लोग ना दिमाग लगा सकते हैं इसको सोच के कि भैया अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट भी नहीं हो सकती है। क्यों? मैं बताता हूँ क्या सोचोगे। तुम बोलोगे सर यहाँ पे देखो ये तो है डिस्टेंस और ये है u, सर यू की डायमेंशन तो होती है मीटर पर सेकंड में, तो मतलब ये क्या आएगा? लेंथ अपॉन टाइम में, और ये खाली लेंथ आएगा। तो ये तो हो गया ना प्रूव कि भैया जो फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट भी हो सकती है। बट जो चीज़ तुम यहाँ पे भूल रहे हो वो ये कि इधर ना यू के बाद ना एक वन आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक्चुअली में ना यू इंटू वन होता है, और यहाँ पे जो ये वन होता है टाइम की वजह से आ रहा होता है, क्योंकि nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है वो कैसे निकालोगे तुम? दैट मीन्स एस इंटू एन माइनस एस इंटू एन माइनस वन। तो वो कैसे आता? u इंटू एन, ये एन क्या है? एन सेकेंड है, ठीक है, प्लस ए बाई टू, हाफ ई टी स्क्वायर होता है ना, तो हाफ ई टी स्क्वायर माइनस यू एन माइनस वन प्लस ए बाई टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये u को क्या हो जाएगा? n माइनस एन प्लस वन। तो यहाँ से n तो कैंसिल हो जाता है, तो ये u इंटू वन आता है। तो यहाँ पे जो वन है ये क्या? ये टाइम की यूनिट थी भाई, ये टाइम के लिए था। तो कभी ऐसे कन्फ्यूजन में सोचना कि यहाँ पे तो अब खाली स्पीड दे रखा है
और यहाँ पे ये पूरा डिस्टेंस है, तो ये तो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट थी, लेकिन डायमेंशन ही इनकरेक्ट कर दूँ? नहीं, यहाँ पे वन अपन लिखते नहीं है, छुपा देते हैं अपन, क्योंकि वन लिखने का सेंस नहीं है। यू इंटू वन लिखो, यू लिखो, बात एक ही है। बट यहाँ पे टाइम केटर करता है इक्वेशन, ठीक है। ऐसा सवाल तुम्हें आकाश के सीएसटी में मिल सकते हैं, तो वो ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। अब मेजर मेजर चीज़ें हो चुकी है अपनी। अपन नेक्स्ट चीज़ पे बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन जो बेसिकली कन्वर्जन ऑफ यूनिट पे आएंगे। दो तरीके से आ सकते हैं सवाल आपके पास, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इस पे जो आपको सवाल मिलेंगे ना, वो दो तरीके से मिल सकते हैं। एक तो क्या होता है ना, केस वन से चलते हैं अपन। ये बोलता है कि बेस यूनिट सेम है। बेस यूनिट सेम है मतलब अगर किसी सिस्टम में टाइम यूनिट सेकंड है, तो दूसरे सिस्टम में भी वो सेकंड ही ले रहे हैं अपन, समझ रहे हो। जो टाइम अगर कोई अपना फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में भी वो टाइम ही रख रहा है, उसकी जगह कुछ और वेरिएबल नहीं रख रहा। तो बेस यूनिट सेम है, बेस यूनिट आपकी सेम हुई, इसका मतलब क्या हुआ, टाइम है तो टाइम ही रही, उसका सेकंड है तो सेकंड ही रहा, लेकिन वैल्यू चेंज हो गई। अब तुम बोलोगे भैया ये तो ऊपर से गया, मैं बोलता तुम सवाल देखो, तुम्हें अपना पता चल जाएगा। कोई भी कन्वर्जन ऑफ यूनिट है, एक चीज़ ध्यान रखना है तुम्हें, कि डायमेंशनल फार्मूला जो है ऑफ क्वांटिटी रिमेन सेम। भाई टाइम को क्वांटिटी में कुछ भी बदल दूँ, सेकंड मीटर, सॉरी सेकंड आवर, ठीक है, मिनट्स, कुछ भी कर दूँ, तुम खुद सोचो, रहेगा तो समय ही ना, टाइम ही रहेगा, तो वो चेंज नहीं होता कभी भी। तो यहाँ पे सोचना क्या है कि आपको जो केस वन दे रखा है उसमें आपकी बेस यूनिट सेम है। मतलब अगर पहले मास था केजी में, तो बाद में भी केजी, बस उसका कुछ वैल्यू अलग है। पहले 1 kg को स्टैंडर्ड मान रहे थे, अब 10 kg को मान लेंगे। इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझ लो बस। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक न्यू सिस्टम है, जिसमें जो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है वो मान लो 10 kg है मास के लिए, लेंथ के लिए मान लो 1/20 मीटर है, और मिनट के लिए मान लो 1 मिनट है, यानी 60 सेकेंड, ठीक है। अब इसको कंपेयर कैसे करेंगे, जैसे मान लो उसने आपको बोल दिया कि ये तो नए सिस्टम के स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है, और आपको कन्वर्ट करना है 2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ओल्ड है, इनटू न्यू। कैसे करोगे? देखो आपको पता है जो ओल्ड सिस्टम है, मतलब जो स्टैंडर्ड सिस्टम है, उसमें सब चीज़ें यूनिट में लेते हैं, वन में लेते हैं, 1 kg, 1 मीटर, ठीक है, 1 सेकेंड। तो आपको पता है ये 1 kg होता है, आपको पता है ये 1 मीटर होता है, आपको पता है ये 1 सेकेंड होता है। तो मैं न्यू सिस्टम के जितने भी यूनिट्स हैं ना, जितने भी चीज़ें हैं, उनको मैं kg डैश बोल देता हूँ, स्टार बना के लिखा करो, एम स्टार बना देता हूँ, एस स्टार बना देता हूँ। क्लियर है? अब देखो आपको पता है कि जो ओल्ड सिस्टम है उसमें सारी चीज़ें वन थी, सब वन थी, सब वन थी। तो kg डैश जो है, जो कि एक्चुअली में 10 kg है, इसको ऐसे लिखो 10 × 1 kg, और ये 1 kg क्या था, ओल्ड सिस्टम के ऐसा यूनिट, ठीक है। तो kg डैश को आप क्या बोल दोगे, 10 × kg। बात समझ में आ रही है? ये न्यू सिस्टम, ये ओल्ड सिस्टम। आप ऐसे ही एम डैश देखो, एम स्टार देखो, 1/20 × 1 मीटर लिख लो, ठीक है। तो एम डैश क्या हो जाएगा, 1/20 टाइम्स ओल्ड वैल्यू। ऐसे सब चीज़ का कर लेना, ऐसे सेकंड का कर लोगे, सेकंड डैश इज इक्वल्स टू 60 टाइम्स एस। अब कुछ नहीं करना है, अब जहाँ पे भी आपको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखना है, उधर आपको इनको सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी कि जिधर आपको केजी दिख रहा है ना, उसकी जगह केजी डैश डाल दो। तो क्योंकि आपको पता है कि केजी डैश इज इक्वल्स टू 10 kg, तो यहाँ से जो केजी है दैट वुड बी केजी डैश बाय 10। तो ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, ये डाल दो केजी डैश बाय 10, समझे, इनटू, अब आपको पता है मीटर की जगह क्या आ जाएगा, मीटर डैश इंटू 20, यहाँ से ले लिया मैंने। और सेकेंड स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, सेकेंड का क्या है देखो, S/60 का
स्क्वायर। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं इनको आप सॉल्व कर लेना। 2/10 है, इंटू 20 है, इंटू 60 है, और फिर नए सिस्टम आ गया आपके पास, के जी स्टार एम स्टार एस स्टार स्क्वायर, और ये आपका न्यू सिस्टम में वैल्यू अभी, क्योंकि आपने यूनिट चेंज कर ली तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, बट ओवरऑल फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी। तो ये केस वन है, इसको कैसे अप्रोच करना है नहीं समझ में आया तो इसको वापस रिपीट करके देख लेना, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर सवाल आ जाते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, दैट इज केस टू। केस टू क्या बोलता है वो भी समझ लो। इसके बाद अपना डायमेंशनल फार्मूला खत्म हो जाएगा, फिर अपन एरर्स वाला पोर्शन लेंगे, उसके लिए मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा, आज के लिए तुम इतना ही कवर करना। अब अपन आते हैं केस टू के ऊपर। देखो केस टू क्या होता है, ये बोलता है कि बेस यूनिट ही बदल दी। ये क्या बोल दिया कि हमने तो बेस यूनिट ही बदल डाल दी, ये कैसे कर दिया गुरु? बताता हूँ। जैसे मानो कि इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, कोई नया सिस्टम लिया जहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, जो बेस क्वांटिटी है, वो बोल दिया फ्रिक्शन है, सॉरी फ्रीक्वेंसी है, फोर्स है, वेलोसिटी। अब तुम हो गए यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया हाइपोथेटिकल है, मान लिया, कुछ भी कर सकते हैं अपन। हाइपोथेटिकल मान लिया कि एक नया सिस्टम है जिसमें आप मास लेंथ टाइम तो कुछ नहीं बोल रहे, आप बोल रहे हो कि भैया आपके पास होना चाहिए फ्रीक्वेंसी, आपके पास होना चाहिए फोर्स, आपके पास होना वेलोसिटी, और बोल दिया कि फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास। आप सब हो जाएंगे यार ये क्या हो गया, ये कैसे आ गया? बहुत सिंपल तरीका देखो, सिंपल से जो चीज़ याद रखनी है कि डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वो चेंज नहीं होने वाला। मास को मैं चाहे कोई एक्स वाई जेड दूसरे यूनिट से डिफाइन करूँ, चाहे उसको कोई अलग ही वेरिएबल से डिफाइन करूँ, मास मास ही रहने वाला है। ठीक है, वजन वजन ही रहेगा, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला चेंज नहीं होगा। तो आप अज्यूम करते हो मास को टू बी एन एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एफ रेज टू द पावर ए इंटू एफ रेज टू द पावर बी इंटू वी रेज टू द पावर सी। ये तुम अज्यूम कर लेते हो कि इसका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगा। ऐसे ही एम्पेरिकल रिलेशन डिराइव करते हैं, जो साइंटिस्ट डिराइव करते हैं ना एम्पेरिकल फार्मूला, कई बार पढ़ोगे कि ये तो एम्पेरिकल रिलेशन है, याद रख लो, वो ऐसे ही आते हैं, उनको ऐसे ही डिराइव करते हैं। तो मास की यूनिट और ये यूनिट, अब देख लो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लग रहा है, कैसे लग रहा है? इस इक्वेशन को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड आऊँगा तो मैं क्या लिख दूंगा, मास माइनस दिस वेरिएबल जिसको मैं एक्स बोल देता हूँ इंटू 0, लिख दिया। तो ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जो इसकी आपके पास डायमेंशनल फार्मूला आएगा वही एक्स का आएगा। तो यानी कि जो मास का डायमेंशनल फार्मूला है दैट इज एम, वही डायमेंशनल फार्मूला इस पूरे वेरिएबल का आ जाएगा। अब आपको इन सबके डायमेंशनल फार्मूला आना चाहिए। जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये 1/सेकेंड आएगा, ये पावर ए। ठीक है, फोर्स क्या होता है, के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो के जी के लिए क्या आ जाएगा मास, मीटर के लिए क्या आ जाएगा लेंथ, सेकेंड स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, ये बी लिख दो। और फिर क्या है वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड, मीटर के लिए क्या आता है लेंथ, लेंथ में क्या आएगा एल, सेकेंड के लिए टी, और यहाँ पे एम की पावर 1, एल क्या है 0, टी क्या है 0। अब ये मैं क्या लिख दिया, क्योंकि भैया ये तो खाली एम की पावर 1 ही होती है ना, और बाकी अगर मैं एल इंटू 0 लिख दूँ, टी की पावर 0 लिख दूँ, तो 1 1 मल्टीप्लाई होगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब आपके पास सिंपल है, अब आपके पास वेरिएबल्स है, आपको उनको इक्वेट करना है। जैसे मैं एम को करके दिखा देता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे एम की पावर बी बन रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में एम की पावर 1 बन रहा है, तो यहाँ से डायरेक्टली मुझे क्या पता चल गया कि बी इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि जो एल एच एस के वेरिएबल्स है पावर से उनको आर एच एस से मैच करना है। ये मैथमेटिकल चीज़ है, ये आनी चाहिए। ऐसे तुम एल को लेके कर लेना, जैसे एल क्या हो जाएगा, एल की पावर बी प्लस सी इज इक्वल्स टू एल की पावर 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। ऐसे तुम ए का निकाल लेना। तो ये दो केसेस आएंगे, दोनों केसेस में याद क्या रखना है कि डायमेंशनल फार्मूला चेंज नहीं होने वाला है। एक केस में क्या हुआ, एक केस में तो बेस यूनिट बदल दी, केजी का केजी रखा, बट वो कुछ और स्टैंडर्ड वैल्यू रख ली, 1 kg के बजाय 10 kg रख लिया, 1 सेकंड के बजाय 60 सेकंड रख लिया, तो वैल्यूज हो रही। दूसरे में क्या हुआ, वैल्यूज तो बदली ही बदली, बेस यूनिट ही बदल दी। पहले में बेस यूनिट तो एटलीस्ट सेम थी, केजी का केजी रखा, बस 10 बना दिया उसको, 1 kg की जगह उसको 10 कर दिया। यहाँ पे तो कुछ और ही बना दिया,
तो दोनों के लिए अप्रोच अलग है, बस याद क्या रखना है कि डायमेंशनल फार्मूला सेम रहेगा। तो यहाँ पे आपको ये वाली अप्रोचेस से चलना है, आपको नया सिस्टम बनाना है, नए सिस्टम में उसकी असाइन कर देना उसकी वैल्यू कि भैया अपने पास ये वाली वैल्यूज़ है, ये वाली वैल्यूज़ है, ये वाली वैल्यूज़ है, ओल्ड में सब 1 1 होता है, उनको ऐसे रिलेट कर लेना, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। और जो भी आपको वो वैल्यू को कन्वर्ट करने बोले उसमें इन वैल्यूज़ को रिलेट करके ओल्ड वैल्यू से न्यू वैल्यूज़ निकाल देना, कभी दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा क्या बोला, दूसरा मैंने बताया कि बेस यूनिट डिफरेंट हो तो आपको ऐसे एम्पेरिकली फार्मूला मान के प्रोडक्ट मान के सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब इतनी सारी अपन ने चीज़ें पढ़ ली, बट स्टिल ये डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती हैं, ठीक है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें में अपने को मदद मिली, बट है तो यार फिजिक्स, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आएगी, तो लिमिटेशन भी पढ़नी पड़ती है। थ्योरेटिकल है, देखो एनसीईआरटी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को, क्योंकि सब चीज़ें कवर हो जाएगी। और अगर किसी को लग रहा है कि ये बहुत ईजी है, मैं समझ पा रहा हूँ, तो इसको 2x पे देख लेना। यू ऑलवेज हैव द ऑप्शंस, ठीक है, टाइम सेव करो अपना। बट ये ज़रूर मैं बोल सकता हूँ कि अगर तुमने ये चीज़ें पढ़ ली तो एनसीईआरटी को घुस के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खाली पॉइंट्स टू पॉइंट और समरी भी पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा। सो टाइम बचाना है इज़ द मेन गोल। लिमिटेशन क्या है, देखो इससे भी सवाल आते हैं। पहली लिमिटेशन कि मैथमेटिकल जितने भी कांस्टेंट है उनकी आपको डायमेंशन पता ही नहीं है। मैथमेटिकल कांस्टेंट की डायमेंशंस नॉट डिफाइंड। कैसे नहीं डिफाइंड? अरे तुम्हें पता है क्या, साइन थीटा की डायमेंशन बताओ, पता ही नहीं तुम्हें। थीटा की डायमेंशन बताओ, नहीं, ठीक है ना। तो यही चीज़ें, एंगल है, ये सभी सारी चीज़ें क्या है, नॉन डिफाइनेबल है ये सारी चीज़ें, ठीक है। इनकी कोई डायमेंशन है नहीं। लॉगरिथम फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन है उनकी डायमेंशन नहीं बता सकता, तो कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन है। इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश नहीं करेगा ये, डिस्टिंग्विश क्रॉस लगा दो, बिटवीन टू क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। यानी कि मैं अगर एक जगह वर्क लिख दूं और एक जगह एनर्जी लिख दूं, भाई है तो दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, वर्क एनर्जी सेम नहीं होता। इस किसी को ऐसा लग रहा है वर्क एनर्जी सेम है, वर्क एनर्जी सेम नहीं होता, बट इनके डायमेंशनल फार्मूला सेम है। इसको भी आप जूल्स में मेजर करते हो, ऐसा यूनिट में इसको भी जूल्स में मेजर करते हो, डायमेंशनल फार्मूला दोनों का सेम है। आप मिल के देख लेना, कभी भी कर लेना, डायमेंशनल फार्मूला दोनों का सेम आएगा। तो आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे डायमेंशनल एनर्जी लगा के कि कौन सा वर्क था कौन सा एनर्जी था, तो वो चीज़ नहीं कर पाते, तो ये भी एक लिमिटेशन में आ गई। ये इक्वेशन को नहीं बता पाता कि इक्वेशन जो है वो फिजिकली करेक्ट है भी या फिजिकली करेक्ट नहीं भी है, ये चीज़ नहीं बता पाता। जैसे मैंने ऊपर दिखाया है इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक में तो बता रहा है कि हाँ फिजिकली करेक्ट हो रहा है, एक में फिजिकली इनकरेक्ट हो रहा है। तो वो जो वाइस वर्सा रिलेशन है ना कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कैन बी फिजिकली करेक्ट, वो चीज़ होल्ड होती है, बट अ फिजिकल करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। तो इस चीज़ पे भी एमसीक्यू आते हैं। और एक और चीज़ जो लिमिटेशन इस पे ये आती है वो ये कि अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है क्यू और वो कुछ वेरिएबल्स पे डिपेंड करे जो 3 से ज़्यादा है, जैसे अभी मैंने ऊपर आपको मास का दिखाया जिसमें आपके पास 3 थे, बट मान लो 3 से ज़्यादा है, ऐसे आ गया, तो इस चीज़ को आप डायमेंशनल फार्मूला से नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। तो वो सिर्फ 3 क्वांटिटी तक ही लिमिटेड होता है, 3 क्वांटिटीज़ तक ही लिमिटेड है, ठीक है। तो ये थी कुछ लिमिटेशंस, कुछ चीज़ें। डायमेंशनल एनालिसिस से इतना ही सवाल आता है। अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, क्योंकि कईयों को दिक्कत आती है कि भैया कौन से कैसे कैलकुलेट करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में प्लस माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करना है, वो अगले वाले वीडियो में डालूंगा। अभी इस वीडियो को तुम बस देख लो, ताकि तुम्हारा डायमेंशनल फार्मूले वाले जो सवाल आएंगे, जो उस पर ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं, वो तुम्हारा क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद अपना एरर्स आ जाएगा, और एरर्स के बाद अपने पास 2 इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं फिजिक्स में, एक वर्नियर कैलिपर्स और एक स्क्रू गॉज। तो फिर अपन उसको ले लेंगे। तो ये जो यूनिट्स एंड डायमेंशन है इसको अपन फटाफट 2 से 3 लेक्चर्स में ख़त्म कर देंगे। आज के लिए तुम इसी को रिवाइज करना, ठीक है।